प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना एक भरपूर किरदार अदा करते हैं। उनका बड़ा अहम किरदार है। वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर बिज़नेस पाकिस्तान के साथ कर रहे हों या किसी और मुल्क के साथ कर रहे हों, वो पाकिस्तान में किसी न किसी हवाले से कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कनाडा में मुकीम बिज़नेस कम्युनिटी की, तो उनका बिज़नेस इंटरेस्ट ज़्यादातर किन एरियाज़ में रहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ किस तरह के से बिज़नेस करना चाहते हैं, पाकिस्तान और कनाडा के बीच में जो बिज़नेस का वॉल्यूम है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो रुकावटें हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान और कनाडा से बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरे साथ शेख हम्माद साहब मौजूद हैं, बिज़नेसमैन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कनाडा में मुकीम है। बहुत शुक्रिया शेख हम्माद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। रोहेल अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तो तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। शेख हम्माद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कनाडा में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी किस शोबे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किस बिज़नेस से वाबस्ता हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जो कनाडा में डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यहाँ पे लोग सेटल्ड हैं जो पाकिस्तान से आए थे और दे वांट टू गो बैक टू देयर कंट्री, दे वांट टू इन्वेस्ट बैक इन द पाकिस्तान। बट द प्रॉब्लम इज के जो हमें एक स्ट्रीमलाइन चाहिए ना, प्रॉपर प्रोसीजर, SOPs, वो स्टेट बैंक की तरफ से पॉलिसीज इतनी एड हॉक रैपिडली चेंज होती है कि उसके साथ जो है ना, मतलब आपने अब एक बिजनेस किया है, फर्ज करें आप जहाँ पे होटल में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे SOPs पूछे हैं और आपने जितनी देर तक वो पेपर वर्क कंप्लीट किया है तो हो सकता है कि वो SOPs चेंज हो चुके हों। ठीक है, तो उस वजह से इंटरप्शन आती है, उस वजह से डिलेज आते हैं और इस वजह से जो है ना फिर इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट होता है। जब इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर वो ऑल्टरनेट मीन्स ढूंढता है कि यार मैं इसकी जगह मेरे पास और ऑल्टरनेट क्या है, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे सिक्योर नहीं लग रही। लेकिन जिस आपने बात की कि कौन कौन से फील्ड हैं, तो एजुकेशन फील्ड है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। इंडस्ट्रियल में, आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा स्कोप है। थोड़ी सी चीज़ें हमें जो हमारी जो रेगुलेटरी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, हेल्थ मिनिस्ट्री होगी, अगर ये लोग अपने SOPs थोड़े से चेंज कर लें जो नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ISOs के हिसाब से, तो हमारे लिए चीज़ें एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना और भी ईजी हो जाएंगी। और जो अभी प्रॉब्लम हमें बेसिकली आ रही है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ISO सर्टिफाइड नहीं है, कई सर्टिफिकेशंस मिसिंग है। तो गवर्नमेंट का जो मेन रोल है यहाँ पे वो ये होना चाहिए कि जो इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है उनको फैसिलिटेट करे ये सर्टिफिकेशन लेने में, ताकि वो लोग मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है ना उसकी तरफ जा सके। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा मुल्क में रेवेन्यू आएगा और उतना अच्छा जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है। रोहेल अकरम साहब, अभी जिस तरह से शेख हम्माद साहब ने बात की कि पाकिस्तान में वापस लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने कमाए हुए पैसों को पाकिस्तान लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस करने में प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, आप क्या समझते हैं किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा ये कि नॉर्मली पाकिस्तान में लोग किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में या किसी और बिज़नेस में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे लाइन पे लेने के लिए। और बहुत सारे पाकिस्तानी, सबसे बड़ी ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की ये होती है कि जब यहाँ से मैं पैसे कमा लूँ तो मैंने अल्टीमेटली पाकिस्तान जाके रहना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे एवरेज देखें तो मैं समझता हूँ कि 90% लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि अपना पैसा लीगल तरीके से पाकिस्तान भेजें या इन्वेस्टमेंट करें। स्पेशली जो लाइक फॉर एग्जाम्पल DHA हो गया, जो क्या कहते हैं बहरिया हो गया, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में ज़्यादा करना चाहते हैं बिकॉज जहाँ पे लोगों के साथ, आपको भी पता होगा, बहुत सारे धोखे हो गए जी। अगर बंदा वहाँ पे है, यहाँ पे किसी के साथ अगर वो क्या नाम है पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो अल्टीमेटली ही इज अ लूजर। तो लोग कहते हैं कि जी हम ऐसी जगह पे रियल स्टेट में पैसे लगाएं जहाँ पे हमारे पैसे भी सिक्योर हों और जो है हमें प्राइस भी अच्छी मिले।
जी और सही। कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं वो जी। यहाँ आके इंडस्ट्रीज लगाई है। मैंने भी अपनी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई। मेरे यहाँ पे और भी कई सारे बिजनेसेस मैंने खोले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ओके। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स आर देयर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि हम वहाँ इतना अच्छा रह के हम लोग इन प्रॉब्लम से यूज टू नहीं होते। यहाँ कोई काम सीधा है नहीं, आपको पता कि उल्टे रास्ते हैं, जाना पड़ता है। हम लोग इसलिए यहाँ पे ज्यादा फेल होते हैं कि हमें उन रास्तों का पता नहीं है। यहाँ पे वाकशियत चलती है, बरादरीज़म है, दूसरा है, जो कि वहाँ पे नहीं है। बड़ा सीधा सीधा काम। सही है। अच्छा चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब, आप क्या पाकिस्तान ही में बिज़नेस करते हैं, पाकिस्तान से बाहर करते हैं? आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, अगर आप बाहर भी दूसरे ममालिक के साथ भी बिज़नेस करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी, इससे पहले तो मैं तकरीबन 25 साल सऊदी अरेबिया में जॉब करता रहा हूँ जी। एक बड़ी फर्म थी उसमें, और काफ़ी अरसे के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आके अपने मुल्क में आके कोई ऐसा काम करूँ जो हमारी लेबर को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो उसमें। तो मैंने यहाँ पे आके एक डबल ग्लेजिंग काम होता है यूपीवीसी विंडो का, तो मैं वहाँ से चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे मटेरियल लेके आता हूँ, और यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी इस्लामाबाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफ़ी कामयाब हुए हैं, और मतलब काफ़ी लोग उससे मतलब मुफीद हो रहे हैं मतलब। तो ये तो स्पेशली जो है रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन आइटम जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज भी डेवलप हो रही हैं और बहुत सारे काम इसमें। तो एज वेल एज हम किचन एंड डोर्स का भी साथ शुरू कर रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पे मतलब चांसेस हैं मतलब इम्प्रूव करने के बिजनेस में। राइट सर। अच्छा शेख हमाद साहब, मुझे ये बताइए कि आम तौर पर अगर कोई न्यू कमर है, वो छोटे पैमाने पर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो किस बिज़नेस में स्कोप है, कहाँ से उसे शुरू करना चाहिए, या मार्जिन किन एरियाज़ में ज़्यादा है कि वहाँ से बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है? कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो जी सबसे जो बेस्ट मार्जिन है वो तो ट्रेडिंग में है, क्योंकि अगर आपके लिंक्स हैं, आप एक दो लिंक्स अच्छे एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको थोड़ा सा, अगर आपके लिंक्स अच्छे हों तो आपको क्रेडिट भी अच्छा मिल जाता है फ्रॉम द सप्लायर, और आपने जो मार्केट को आगे डील करना है उसमें आप बहुत आराम से डील कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग इज प्रोबेबली द सेफेस्ट ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू इफ यू हैव लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो फिर तो बहुत सारी सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर आप खेल सकते हैं। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेकर आ रहे हैं। जितना बड़ा आप लेकर आएंगे इन्वेस्टमेंट, उतना ज़्यादा बड़ा प्लेइंग फील्ड है आपके पास। सही है। तो ये बताइए कि ट्रेडिंग में भी ख़ास कोई आइटम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप, या किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग का काम करें? इसमें इस टाइम जो ऑप्शन है ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, वो है ई कॉमर्स में। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अब आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई हैं ऑन वेरी वेरी कम्पेटिटिव रेट। और हो ये रहा है कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे से एक चीज ले रहा है, फॉर एग्जांपल 500 की, उसने वो 600 की लगा दी है, और 600 की जो ही कोई बाय करता है ना तो वो 500 वाले से डायरेक्टली शिप करा देता है कस्टमर को। उसके पास इन्वेंट्री भी नहीं है, उसके पास कोई स्टॉक नहीं है, ना उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसने बस एक ट्रांजेक्शन करवा दी और उसको 100 रुपीज का फायदा हो गया। और इस तरह एक बंदा दिन में मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहा है, और बहुत सारे लोग इवन एट वेरी यंग एज बिलो 18 पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी नाउ। बस में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में पेपैल नहीं आया। पेपैल आ जाता तो ये चीजें और इजी हो जाती। पाकिस्तान ने अभी तक बिटकॉइन की तरफ जो है उसकी तरफ भी पाकिस्तान की कोई अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं है। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, कोर्ट में भी 2-3 दफा हियरिंग हो चुकी है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। आप देख लें जितना आपका मिडिल ईस्ट और यूरोप है वो आहिस्ता बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और पाकिस्तान इस रेस में काफी पीछे रह गया क्योंकि इंडिया ने भी इसको अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बना लिया। तो जब तक हम ई कॉमर्स में आके दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है जी, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर बात करते हैं। रहिए।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। रोयल अकरम साहब, अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पर SOPs पॉलिसीज़ के हवाले से कि इतनी ज़्यादा उसमें रैंडमली चेंजेस आते रहते हैं कि वो उसमें प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूं और वहाँ पर कुछ लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो नॉर्मली किस किस्म के चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ता है? आपका मतलब है कि जो कनाडा में लोग रहते हैं, कनाडा में बिजनेस शुरू करते या पाकिस्तान से मूव करके वहाँ गए हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या वहाँ पर रहकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि काफी लोग यहाँ से गए हैं, कुछ कामयाब भी हुए हैं, कुछ नाकाम भी हुए हैं। उस सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको सबसे पहले जाके 6 महीने साल, क्योंकि उनके पास पैसे भी होते हैं, यहाँ से लोग जायदादें बेच के भी वहाँ ले जाते हैं, वहाँ जाके एकदम किसी बिजनेस में पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एकदम किसी बिजनेस को करने की बजाय हमेशा बेहतर होता है कि 6 महीने साल उस काम को सीखा जाए कि आया आप अपने आप से श्योर हैं कि ये काम मैं जो करने लगा हूँ ठीक है। अगर ठीक है तो कर लेना चाहिए। मतलब मैं कई लोगों को जानता हूँ यहाँ से लेके गए हैं रियल स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल रियल स्टेट मैं इसको लूंगा इन अदर सेंस, होटल ले लिया उन्होंने, अपने पैसे जाके सारे होटल में लगा दिए और 4 साल के बाद होटल बेचा। उसमें ये है कि होटल में उनको अपना घर भी मिल जाता है और उनकी इनकम भी शुरू हो जाती है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी जब 4, 5, 6 साल के बाद वो बेचते हैं तो वो भी डबल मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के काम उन्हें करने चाहिए जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, क्योंकि वो ऐसे हैं कि जब आप एक दफा अपनी पटड़ी से उतर गए तो फिर अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सेफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसमें तजर्बा शेख हमाद साहब, एक्सपीरियंस जो है वो भी ज़ाहिर है मैटर करता है कि अगर आपके पास किसी एक काम का तजर्बा है और आप कोई और काम शुरू कर लेते हैं तो उसमें नुकसान के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज जो सवाल मैं आपसे एक और करना चाह रहा था शेख हमाद साहब, वो ये कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है, उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं कारोबारी अफराद के लिए और छोटे कारोबारी लोगों के लिए? क्या वो साजगार हैं, उसमें कोई हार्डल्स आ जाती हैं? जो चैलेंज वाला सवाल कर रहा था मैं उस हवाले से बताइए। जी बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस है ना, इसको वो लोग कैटेगराइज करते हैं एज SMEs, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज। SMEs के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है ना ऑप्शन रखे हुए हैं फ्रॉम बैंक दैट यू कैन अप्लाई फॉर लोन। और आप वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगते हैं, आप उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाएं कि जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इतनी टाइम के अंदर हम इन्वेस्टमेंट रिकवर करके बैंक को पे बैक कर देंगे। उनके ये इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो इस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। अगर वो रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो बैंक आपको उसी टाइम लोन दे देता है। और SMEs के लिए जो लोन जिस परसेंटेज से मिलता है इंटरेस्ट रेट पे, वो बहुत लो होती है, ताकि वो इनकरेज करते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस जो है ना वो जल्दी जल्दी पॉपअप करें और वो एक रनिंग इकोनॉमी का हिस्सा बने। इसके अलावा जिस तरह एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अगर आप एंटर होना चाहते हैं तो चूंकि कनाडा का साइज बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन कम है, तो गवर्नमेंट आपको फ्री लैंड देती है। आपको 2 साल के लिए वो पावर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको मतलब कि सब्सिडी देती है। आपको जितनी आपको एग्रीकल्चरल मशीनरी चाहिए उसमें आपको बहुत अच्छे रेट पे वो लीज करती है। आपको कोई मतलब कि डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ती, आप मशीन ले लें और आप साथ साथ उनकी आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट देते रहें। इसी तरह आपको जो साल में टैक्स देना है उसमें भी आपको टैक्स कट्स मिलते हैं अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं। तो इसी तरह डिफरेंट फील्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ इंसेंटिव रखा हुआ है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब जो हमारे पंजाबी सरदार भाई हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड को जो है उसमें आते हैं और इनको आते साथ ही मशीनरी भी मिल जाती है, फ्री लैंड भी मिल जाता है, रहने के लिए जगह भी मिल जाती है और साथ साथ जो उनका प्रोडक्ट है जो भी वो मतलब लगा रहे हैं, पोटैटो है, टोमेटो है, जो भी चीज़ है वो मार्केट में बिकती भी है। उनको जो ही उनको उसमें से पैसे आते हैं वो साथ में अपने इंस्टॉलमेंट देते हैं और बाकी उनको अपना प्रॉफिट रख लेते हैं। तो ग्रोथ जो है वहाँ पे वो बहुत मुनासिब है और स्टेडी है, कंसिस्टेंसी है।
उसके अंदर जो है बंदे को कॉन्फिडेंस होता है कि यार मुझे ना रातों रात कोई लॉस नहीं होगा या मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस भी बैंक से बड़े अच्छे रेट के ऊपर इंश्योर्ड होता है। सही है। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ मुझे बताइए कि जैसे कि आपने अभी शुरू में जिक्र किया था कि हुकूमत के साथ जो है पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपके यहाँ से किसी ने किसी फोरम का इस्तेमाल करते हुए, ओवरसीज़ फोरम का इस्तेमाल करते हुए या बराह रास्त बिज़नेस कम्युनिटी के फोरम्स का इस्तेमाल करते हुए या चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व करते हुए कभी इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट भी है और मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है। मुझे एक अटेंड करनी थी एग्जीबिशन चाइना में, और मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया तो उसको चेंबर ऑफ कॉमर्स में ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लगे और 2 दिन रह गए उसमें मतलब एग्जीबिशन होने में, और मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस मिलेगा। और मैंने उसी दिन दोबारा 2 दिन पहले मैंने कैनेडियन एम्बेसी में अप्लाई किया और मुझे उन्होंने 1 दिन के अंदर जो है चाइनीज़ वीज़ा जो है वो मुझे उन्होंने लगवा दिया। ठीक है, अब मुझे चाइनीज़ वीज़ा चाहिए नहीं था, बट आई वांटेड जस्ट टू बी सिक्योर कि अगर मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप देख रहे हैं कि 1 दिन में एक एम्बेसी वीज़ा दे रही है और दूसरा फॉरेन ऑफिस जो है हमारा जो चैम्बर है उसने मुझे 2 हफ्ते जो है ना बिल्कुल उसने काफ़ी डिले करवा दिया। तो इन चीज़ों से बिजनेस कम्युनिटी पे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अब मैंने अपना स्केड्यूलिंग भी करनी है, मैंने ट्रैवल के लिए टिकट्स बुक कराने हैं, तो इन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से ना फिर आप सोचते हैं कि यार मैं अब क्या करूं। जब आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो फिर आपकी जितनी भी डिसीजन पावर है ना वो सारी शिफ्ट होती है कि यार मुझे जो है ना यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा। जी सही। अच्छा चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, चौधरी रफ़ीक साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो लेबर है वो क्या कितनी सस्ती है या कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी स्किल्ड है, या इस सिलसिले में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्योंकि बाज़ दफ़ा स्किल्ड लेबर जो है वो दूसरे ममालिक से डिमांड आती है, वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं। तो पाकिस्तान में ये दस्तयाब है एक अच्छी मेहनती स्किल्ड लेबर? पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी लेबर है वो अच्छी भी है, उनमें कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर काम भी नहीं करते। फॉर एग्जांपल 1 दिन काम पे आते हैं, 2 दिन का छुट्टी कर जाते हैं। जब तक छुट्टी पे रहते हैं, जब तक उनके जेब में पैसे रहते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो दोबारा दिहाड़ी पे आ जाते हैं, वो चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें फेस जो करनी पड़ती है वो लेबर से करनी पड़ती है। और चंद लोग ही हैं जो प्रॉपर काम करते हैं और ड्यूटी पे टाइम पे आते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। और इन लोगों की एजुकेशन के लिए स्पेशली हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अदारा कायम करे ताकि इन लोगों को एजुकेट करे कि आप लोग वैसे ही घर जाके सोते हैं और जो जितने तक पैसे होते हैं वो खाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा काम पे आते हैं। तो ऐसे में जो मालिक होता है, जो ऑनर होता है, उससे बहुत नुकसान होते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में हमारे में बिजली कभी भी रेगुलर नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल आजकल हमारा ये हाल है कि 1 दिन बिजली आती है, दूसरे दिन बिजली नहीं आती, और जो लेबर के चार्जेस हैं लेबर को हमें फुल पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, खास तौर पे जो छोटे कारोबारी लोग हैं इनका स्पेशल ख्याल किया जाए। और जितनी जो लेबर, फॉर एग्जांपल लेबर ने तो घर से निकलना है तो वो हमारे आपके पे रोल पे आ जाते हैं और हमें उनको हर हालत में पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारे। और खास तौर पे जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें बहुत मसला है यहाँ पे। जी बिल्कुल सही है। अच्छा रोयल अकरम साहब, ये जो लेबर की बात हो रही थी, स्किल्ड लेबर, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, इस पर डिस्कशन भी हुई है कि अब स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन जो है उस पर पाकिस्तान काम करे और इसकी हौसला अफजाई की जाए। टैप्टा ने इस सिलसिले में कुछ कोर्सेज प्लान किए हैं। आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि अगर आपने कहीं पर कारोबार करना है तो आपको लेबर की ज़रूरत है, या अगर आपने जॉब करनी है तो आपको स्किल्ड होना चाहिए? तो स्किल्ड एजुकेशन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखें, आजकल फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि कनाडा में प्लम्बर जो है इस वक्त $70 से $80 पर आवर लेता है, लेकिन उसके लिए उसे कोर्स करना पड़ता है। बगैर कोर्स के आगे काम आता भी हो तो कोई काम देने को तैयार नहीं है उसको। इसी तरह हमारे यहाँ पर भी, हमारे यहाँ इलिटरेट लेबर बहुत ज्यादा है।
और मैं समझता हूँ कि अगर इनको अच्छी तरह, जिसका टेप्रा का ये बहुत अच्छा एग्जाम है गवर्नमेंट का कि घर घर जो है टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। अब चाइना कैसे शुरू हुआ? ऐसे ही शुरू हुआ कि उन्होंने पहले अपने लेबर को क्वालिफाई किया एक काम करने के लिए, उसके बाद उनको किया। फॉर योर इंफॉर्मेशन, और लोगों को ये मैं बता दूं कि जो कि पहले कहते थे कि चाइना की लेबर सस्ती है, हमारे पाकिस्तान में अब लेबर सस्ती है चाइना से। चाइना की लेबर बहुत महंगी है, और इसीलिए ही यहाँ पे जितना भी जैसे जैसे लोग ट्रेंड होते जाएंगे, अपने स्मॉल बिजनेसेस क्रिएट करते जाएंगे, और ये उन्हीं लाइंस पे चल रहे हैं जैसे पहले चाइना चला था। उनका हर बंदा जो एक छोटा सा काम भी कर रहा है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है और उस हिसाब से अपने घर में बैठे कर रहा है, और वहाँ पे उसके बच्चे भी लगे हुए हैं, बीवी भी लगी हुई है, सारी दुनिया लगी हुई है, जितने लोग भी घर पे हैं। और इसी तरह ये ग्रोथ होती है, आस्ता आस्ता वो इंडस्ट्री में बदलती जाती है चीजें। राइट सर, एक ब्रेक ले लूँ छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख हमाद साहब, एक तो स्किल्ड लेबर की बात हो रही थी, उस पर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरा, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि किन एरियाज़ में, यानी बिज़नेस के हवाले से किन शोबों में ज़्यादा स्कोप है। आपने बताया ट्रेडिंग में है। अब मेरा इससे मिलता जुलता एक और सवाल है, वो ये कि किन शहरों या किन इलाकों में, किन रीजन्स की तरफ ज़्यादा जो है वो मार्जिन मौजूद होता है? क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि सब टोरंटो में या उसके करीब रहना चाहेंगे, या जैसे पाकिस्तान में सब कराची या लाहौर में के करीब रहना चाहेंगे, जहाँ पर पहले ही सैचुरेशन हो चुकी होती है। तो कौन से एरियाज़ का रुख करना चाहिए न्यू कमर्स को, कि जहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है, अभी इसको मार्जिन ज़्यादा है? जी, जब लोग अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन के लिए कनाडा में, तो वो अप्लाई करते हैं प्रोफेशनल बेसिस पे या इन्वेस्टर बेसिस पे। जो लोग प्रोफेशनल बेसिस पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डॉक्टर और आप क्वालिफाई करते हैं, आपने उनका टेस्ट दिया, आपने उनका टेस्ट क्लियर कर लिया और आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल गया है, तो वो ये देखते हैं कि आप नए आ रहे हैं कनाडा में, तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप टोरंटो भी जा सकते हैं, आप सस्कैचुअन भी जा सकते हैं, आप वाटरलू भी जा सकते हैं, और वहाँ पे वो आपको पे देते हैं कि जी अगर आप टोरंटो जाएंगे, क्योंकि टोरंटो हर बंदा जाना चाहता है, तो उन्होंने फॉर एग्जांपल आपको कहा कि जी हम आपको $50,000 देंगे। लेकिन सस्कैचुअन कोई नहीं जाना चाहता है, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम आपको $70,000 देंगे। अगर आप वाटरलू जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ पे हम $80,000 देंगे। तो जो नए लोग आ रहे होते हैं कनाडा में, उनके लिए, उन्होंने भी आके सेट होना है, उन्होंने एस्टैब्लिश होना है, तो उनके लिए ये एक तरह से अच्छी ऑफर होती है कि वो किसी छोटे से रिमोट रीजन में चले जाएं, ज्यादा पे लें, सेविंग करें, 3-4 साल वहाँ काम करें, अपनी सिटीजनशिप लें, उसके बाद अगर वो वापस किसी बड़े शहर में मूव करना चाहते हैं तो उनके लिए पॉसिबल है। जो छोटे शहर होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो उसमें होता है कि उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन नहीं होता। छोटे छोटे शहर हैं, आपको रहने की भी जगह सस्ती मिल जाती है, जो लोगों की सर्विसेज हैं वो भी सस्ती होती हैं, लेकिन उसमें यह होता है कि अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपकी फील्ड क्या है जिसमें आप ढूंढ रहे हैं। आप अगर अकाउंटेंट जा रहे हैं और किसी छोटे शहर में चले जाते हैं और वहाँ पे इतने बिजनेसेस नहीं है, तो मे बी आपको जॉब ना मिले। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, सर्टिफाइड हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो थोड़ा सा इसमें बंदे को, जब बंदा मूव करता है, जब बंदा इमिग्रेंट होता है, तो बंदे को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, हौसला नहीं हारना कि यार मेरे 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मैं आ गया हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही। देखिए ये चीजें तो अल्लाह ताला जो है वो इंसानों के लिए बेहतर करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टाइम के साथ चीजें बेहतर हो जाए। अच्छा शेख अहमद साहब, ये एक चीज़ मुझे और बताइए कि किस प्रॉफिट मार्जिन के हामिल बिजनेस को आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मानेंगे? ये जो आप हम कहते हैं कि जी इसमें कम मार्जिन है, इसमें ज़्यादा मार्जिन है, तो कितना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हो तो आप कहेंगे हाँ ये बिजनेस अच्छा है, सक्सेसफुल है? जी, पाकिस्तान जैसा प्रॉफिट मार्जिन तो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत है। कनाडा में
मार्जिन कम होते हैं 6%, 8%। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा है मे बी 10 to 12%, इससे ज्यादा नहीं होता। यहाँ तो 200%, 300% जी या इससे भी बिल्कुल। ज्यादा। लेकिन कनाडा में जो चीज है जो आपको इनवाइट करती है दैट इज द ग्रोथ और स्टेडीनेस। मतलब आपको अगर इस साल 10% हुआ है तो आप एक फोरकास्ट कर सकते हैं कि हम अगले साल भी 10% करेंगे, अगले साल हम 12% करेंगे। हम अगर थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट कर दें, बिजनेस को हम बेहतर बनाते हैं, तो हमें जो है हो सकता है 14% अगले साल हो जाए। तो फोरकास्टिंग बहुत इजी हो जाती है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि ठीक है आपको 2%, 200% जो है बिल्कुल मिलेगा, प्रॉपर्टी में तो शायद इससे भी ज्यादा है। ठीक है, जो लोग गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी बहुत है, लेकिन आप उसमें फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि आज तो आपने DHA में एक 2 कनाल का प्लॉट ले लिया है, क्या आप जब उसको बेचने के लिए जाएंगे तो वो उतने का ही बेचेगा, नेताजा का देखेगा? क्योंकि आप देख लें कि जिस तरह पीछे रियल एस्टेट की मार्केट की प्राइसेस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो उसके ऊपर आप प्रोजेक्शन या फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली रीजन कि इन्वेस्टर जो है, जो सॉलिड इन्वेस्टर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, वो देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी या नहीं होगी। किसी ने यहाँ पे अगर ऑटोमोबाइल का प्लांट लगाना है तो वो आज से 10 और 15 साल के बारे में सोच रहा है कि उस वक्त हालात क्या होंगे, क्योंकि आज से इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, इस साल प्रॉफिट हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े से जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। चौधरी रफीक साहब, ये अभी शेख हमाद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर 6%, 8% है। पाकिस्तान में कितना है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में प्रॉफिट और मार्जिन माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे बहुत सारी मुश्किल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, आगे बिजली की दूसरी प्रॉब्लम्स है। तो अगर जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ें ठीक नहीं होगी, ये जो जितना भी प्रॉफिट हम देते हैं ये इसी तरह ख़त्म हो जाता है। मतलब आप देखें जैसे कि लेबर की, जैसे मैंने मिसाल दी है कि वो एक दिन आता है, इवन 30 डेज़ आता है और 30 डेज़ में 15 डेज़ इलेक्ट्रिसिटी होती है और 15 डेज़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो वो जो 15 डेज़ की जो हमें वेजेस है वो तो हमें पे करनी पड़ती है, वरना जो कारीगर होता है, स्किल्ड होता है, वो दूसरे दिन नहीं आता, कहता जी मुझे तो काम करना है, मैं घर से काम पे आया हूँ, मुझे तो चाहिए अपने बच्चों के लिए खाना पीना चाहिए, मुझे तो, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ठीक कह रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। जैसे कि कनाडा में या यूरोप में वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे हर चीज़ इनको मुयस्सर है, अवेलेबल है। ठीक है जी। और यहाँ पे ये चीज़ें हमें बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने शुरू से, जब मैं सऊदी अरेबिया से आया था, तो मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में जब फैक्ट्री लगाई थी तो मुझे 3 साल के बाद उसे बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ लेबर। ठीक है जी। लेबर का यहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो माइंड सेटअप नहीं है यहाँ पे। माइंड मतलब एक दिन यहाँ पे मेरे पास काम करेंगे, दूसरे दिन उनको कहीं और मिल जाएगा, उधर चले जाएंगे। या तो यहाँ पे एक लेबर लॉ होना चाहिए, जो प्रॉपर एग्रीमेंट हो लेबर के साथ, उसकी प्रॉपर डील हो उसके साथ, ताकि वो आपको एक दिन छोड़ के दूसरे के पास ना जाए। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेबर बहुत बड़ा फैक्टर है मतलब इसमें। जी सही। अच्छा सर, एक और चीज़ भी होती है वैसे चौधरी साहब, वो होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर्स हैं खासतौर पर वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में चीज़ सस्ती तैयार हो रही है, हमारा जो कंपेटिटर्स हैं इंडिया या बांग्लादेश या किसी और कंट्री में बैठे हुए, वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से टैरिफ बेहतर हैं एनर्जी के और दूसरी चीज़ों के, तो उसकी वजह से उनको कॉस्ट बेहतर मिल जाती है, तो हमारी इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। इस पर गवर्नमेंट ने कुछ काम भी करने की कोशिश की है, रिलीफ कितना मिला है इस पर? देखिए, जो लोग जिन्होंने टैक्स देना होता है वो तो देना होता है, ठीक है जी। लेकिन जो लोग नहीं देते वो मतलब इस तरह करते हैं। बाकी ओवरऑल जो है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, देखें ना बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया और हम कहाँ से कहाँ चले गए। ठीक है, ये तो सामने है सारी चीज़ें। मतलब उनकी करेंसी कितनी थी पहले और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या थी, और वो भी हमसे आगे चले गए। जो बहुत पीछे थे हमसे वो आगे चले गए। इसी वजह से आगे गए ना कि लोग के टैक्सेस नहीं देते और प्रॉपर हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो भी फॉलो नहीं करती प्रॉपर। सही है। चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ प्रोग्राम में, फिर आप पूछता हूँ कि जॉब या बिजनेस क्या तरजीह होगी आप सब लोगों की और क्या मशवरा होगा लोगों के लिए, जॉब या बिजनेस। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं रोहिल अकरम साहब, जॉब या बिजनेस? वेल, बिजनेस। रीजन सर? वेरी सिंपल, बिजनेस। रीजंस सर? मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली अगर आपने सही तरक्की जिंदगी में करनी है तो वो आप बिजनेस से ही कर सकते हैं और अपने जो है फाइनेंसेस बेहतर कर सकते हैं। मैंने भी जॉब की है, 10-12 साल जॉब की है। अगर जॉब अच्छी हो, ज्यादा तनख्वाह मिल रही हो, फिर जो मैंने ये देखा है कि जो उनको ज्यादा तनख्वाह भी मिल रही है ना, अगर उनका एम बिजनेस है ना, तो वो अगर अच्छी जगह पे हैं तो वो बिजनेस में बहुत तरक्की करते हैं। बिजनेस की कोई लिमिट्स नहीं है, जबकि जॉब की आपकी लिमिट्स हैं। मैं पर्सनली तौर पर समझता हूँ कि बिजनेस इज द बेस्ट। ठीक है, शेख हमाद साहब आपकी राय? मैं देखें, इस पे एक सबसे बड़ी चीज है, वो डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं यार हमें 9 to 5 जॉब करनी है और हम घर आ जाएं और उसके बाद हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम अपनी लाइफ जैसे मर्जी गुजारें। हमारा जो हेडेक है वो खाली 9 to 5 है, दैट्स इट। जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा सा रिस्क भी लेता है, आप इसको कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा गैम्बल भी करता है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस भी ज्यादा होता है, लेकिन उसको प्रॉफिट जो है उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। और अगर आपने एक बिजनेस आपका नहीं चला तो आप हमेशा कोई दूसरा बिजनेस ट्राई कर सकते हैं, किसी और फील्ड में जा सकते हैं, आप अपने बॉस खुद होते हैं। जो 9 to 5 वाला जॉब करने वाला बंदा है उसकी नेचर जो है ना वो बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अगर उसने 5 साल एक कंपनी में काम किया, वो दूसरी कंपनी में जाता है तो उसको दोबारा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उसको जो है ना दोबारा जब उसका रूटीन सेट हो जाएगा, ही विल बी ओके फ्रॉम 9 to 5। तो ये बंदे पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर 9 to 5 वाली है या उसकी रिस्क वाली है या वो अपना बॉस खुद बनना चाहता है। किसी को मतलब कुछ लोग होते हैं जो किसी के नीचे काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें बंदे के नेचर पे भी डिपेंड करती हैं। जरूरी नहीं है कि जो बंदा बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो वो अच्छी जॉब भी कर सकता हो, या जो बंदा बहुत अच्छी जॉब करता हो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। चौधरी रफीक साहब, आप जैसे कि खुद ही जिक्र किया 25 साल आपने मुलाजमत की सऊदी अरब में, फिर आप बिजनेस की तरफ आ गए, तो नौकरी में या जॉब में ऐसी क्या लिमिटेशंस थी कि आपने सोचा कि नहीं अब जॉब कंटिन्यू नहीं की जा सकती, बिजनेस करना चाहिए? एक्चुअली बात यह है, तो उस वक्त तो मैं तो अब्रॉड में था ना, तो वहाँ पे हमारे बिजनेस के चांसेस जो है हम कर नहीं सकते थे। हम तो बिजनेस हमें इजाज़त लेनी पड़ती, हम कंपनी के एग्रीमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे और अच्छी कंपनी हमें मिल गई। हमने 25 साल लगाए हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने मुल्क में जाके कारोबार करें और अपने लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। और आखिरकार अल्लाह ने हमारी सुनी, हम 25 साल बाद वापस आए पाकिस्तान में, यहाँ पे स्ट्रगल किया, काम किया। लेकिन जो कुछ लोग जो आराम चाहते हैं ना, वो कहते हैं यार हम ऐसे करते हैं कि सुबह 9 बजे काम पे जाएंगे, शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, घर पे लगी बंदी तनख्वाह मिल जाएगी, उसमें पता है आपने सरकार रिस्क फ्री होगा वो। जी। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम तो दिन रात, मैं अब बिजनेस कर रहा हूँ तो आप यकीन करेंगे सुबह 6 बजे से कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं और मैं रात 9-10 बजे तक उन कॉलों का जवाब देता रहता हूँ, क्योंकि हमारा बिजनेस इस किस्म का है कि कोई लेबर किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर से कॉल आ रही है, कोई किधर से कॉल आ रही है, कोई कस्टमर से कॉल आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ना, कुछ लेबर जो क्या कुछ लोग जो बड़े आराम पसंद होते हैं वो चीज़ें अफोर्ड नहीं करते, कहते हैं नहीं यार छोड़ो जॉब को, बिजनेस को हम जॉब कर लेते हैं, वो ईजी वे ढूंढते हैं। ठीक है जी। लेकिन उसमें कुछ लोग जो हैं जो जिनको बिजनेस के अलावा मज़ा ही नहीं आता, लाइक रोहेल साहब हैं या मैं हूँ या हमाद साहब हैं या और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बिजनेस के अलावा वो कहते हैं यार नहीं, जो बिजनेस में मज़ा है वो अपना मज़ा है। ठीक है जी। और जो जॉब में लग गए वो तो बेचारे चलो जी जॉब करते जाओ, तो शाम को घर आ जाएंगे तो खाए पिएंगे और मौज करेंगे डैड से। ठीक है जी, ये चीज़। हाँ सही है। अच्छा शेख हमाद साहब, अब मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करने की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जहाँ से आपने गुफ्तगू शुरू की थी उसी पॉइंट पर ले आऊँ। आपने शुरू में कहा था कि जी पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का मसला है, साजगार नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में लेकिन कर नहीं पा रहे। इस ज़मन में आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, तजावीज़ क्या हैं आपके पास? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की। कि मैंने एक दफ़ा अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से, कनाडा से अपने पर्सनल अकाउंट पाकिस्तान में पैसे भेजे और वैलिड ट्रांजैक्शन थी। मैं पाकिस्तान में भी टैक्स देता हूँ
मैं कनाडा में भी टैक्स देता हूँ। पैसे जो है मेरे अकाउंट में आ गए, लेकिन बैंक ने मुझे कॉल की पाकिस्तान से कि सर हम आपके पैसे रिलीज नहीं कर सकते, स्टेट बैंक ने हमें मना कर दिया है, पैसे हमारे पास हैं लेकिन हम आपको दे नहीं सकते। मैंने कहा फिर कहते सर ये हमें वापस भेजने पड़ेंगे। तो मैंने कहा फिर भेज दें। तो अब देखिए मैं अपने पैसे अगर यहाँ पे भी रिसीव नहीं कर सकता, और पॉलिसी स्टेट बैंक की ऐसी हैं कि वो डिस्करेज करती हैं कि आप पैसे जो हैं किसी और चैनल से लेकर आएँ, तो आपके लिए जो है ना फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि जो इस टाइम सबसे बड़ा है जो ई कॉमर्स का जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं है क्योंकि पेपैल नहीं है और बिटकॉइन नहीं है। ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि इसके अलावा पाकिस्तान जो है जब तक इन चीज़ों को अपनाएगा नहीं, वो आगे बिल्कुल तरक्की का सोच भी नहीं सकता। आगे जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सारी बाइनरी की तरफ जा रही हैं, और हम लोग अभी तक जो है ना बैठे हुए हैं, नोट गिन रहे हैं, डिजिटल करेंसी की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आप लोग कब तक नोट छापते रहेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा मॉडर्नाइज होना है। अगर आप किसी और को नहीं देखते, आप खाली इंडिया को देख लें, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा जो रहने का तरीका है, सारी चीज़ें सेम है। अगर वो हमसे ऊपर जा रहे हैं, वो अभी तक स्पेस में पहुंच गए हैं और कंटिन्यूसली वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाया है, और हम लोग जो है ना टोटली जो है गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो है कॉस्मेटिक्स इम्पोर्ट करके अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, रोहिल अकरम साहब आप क्या कहेंगे इस ज़मीन में? वेल, मैं समझता हूँ कि जी यहाँ पे पॉलिसीज तो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन, अगर कोई बाहर से कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आया, वन विंडो ऑपरेशन के लिए उसको अगर इंडस्ट्री लगानी है, उसको कोई और बिजनेस करना है, तो कोई ना कोई इनके पास ऐसे ऑफिस होने चाहिए जो उनको प्रॉपर रहनुमाई दें, उनके काम शुरू कराने में मदद करें। क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री लगाता है पहले तो उसके साथ 2-3 फ्रॉड हो जाते हैं, जी जमीन गड़बड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा हाथ अपना कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ दे आर सीरियस अबाउट द इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इससे पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी चांसेस मिलेंगे यहाँ पे बढ़ने फूलने के, और यहाँ पे पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। राइट जी, बहुत शुक्रिया रोहिल अकरम साहब। सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे बैंक को भी हेल्प करनी चाहिए जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहिल अकरम साहब, शेख हमाद साहब, चौधरी मोहम्मद रफीक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।